Hello class 8th, how are you? This is Monica Soni, your social science teacher from Great Mission Public School, Himmatpur, Ramnagar. How are you all of you? And I hope you have understood your last topics. Today I will start your next topic of lesson number 2 in history, that doctrine of lapse. So I have told you that how East India Company captured all the Indian territories, and after capturing Indian territories, how they started their policy. So they have started one policy after having the territories under control of them, that is doctrine of lapse. So what is that? So under the control of Lord Dalhousie also the Governor General who became the Governor General in 1848 to 1856 in India, and he devised a policy which is known as the doctrine of lapse. So what is under this policy? It declared that Indian ruler died without a male heir. It means कि without the male son, so his kingdom would be lapsed. His kingdom was under the control of the ब्रिटिशर्स. इट मीन्स व्हाट इज़ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कि अगर कोई राजा मर जाता है और उसके पास कोई उसका पुत्र नहीं है, तो इट मीन्स उसका जो किंगडम होगा वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले जाएगा. तो मैनी किंगडम्स वर अनेक्स्ड अंडर दिस रूल. उस रूल के अंतर्गत बहुत सारे किंगडम को अनेक्स्ड किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया. जैसे सतारा इन 1848, संबलपुर इन 1850, उदयपुर इन 1852, नागपुर इन 1853, झांसी इन 1854, अवध इन 1856. ऑल दीज थिंग्स दे हैव, ऑल दीज टेरिटरीज दे हैव टेकन अंडर द कंट्रोल ऑफ देम. तो हियर इज द क्वेश्चन कि व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्हाट वाज द एम ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. दैट आंसर यू विल गिव मी. अब किस तरह से आफ्टर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स द सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दे हैव डन, किस तरह से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने. तो वॉरेन हेस्टिंग्स केम and he was the Governor General after Dalhousie from 1773 to 1785, and significant role of expansion of his power. British territories were broadly divided into administrative units कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. इन्होंने डिवाइड कर दिए ब्रिटिश टेरिटरीज़ को जो उन्होंने अपने कंट्रोल में किए थे, और उसको नाम दे दिया प्रेसिडेंसीज का, और उन प्रेसिडेंसीज को बना दिया बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे. बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी. एंड ईच वॉज रूल्ड बाय द ईच गवर्नर. हर एक प्रेसिडेंसी में एक नया गवर्नर था, एंड सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल अंडर वॉरेन हेस्टिंग. और जो सुप्रीम कमांडर थे, जो सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर थे, वो वॉरेन हेस्टिंग थे. और उन प्रेसिडेंसीज के तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाया गया कि मुंबई, मद्रास और बॉम्बे वो किस तरह से कंट्रोल में रहें. ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव द 2 कोड्स, क्रिमिनल और सिविल कोड. हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोड बना दिए गए. वन इज द क्रिमिनल कोड, वन इज द सिविल कोड, एंड इन सिविल कोड मौलवीज एंड हिंदू पंडित इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और उन इंडियन कोड्स में कौन था? फॉर द मुस्लिम्स वहाँ पर मौलवीज थे, फॉर द हिंदूज वहाँ पर पंडित से, दोज हु गिव द लॉज फॉर द पीपल. एंड द क्रिमिनल कोड वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती. जो क्रिमिनल कोड था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ काजी और मुफ्ती था, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द collectors, जो those who belong to the Britishers. Then collectors main job was to collect the taxes. कलेक्टर का मेन जॉब था लोगों से, पीजेंट्स से, फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करना, एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट with the help of the judges, with the help of the police officers, and with the help of the darogas. So these all the administrative system in India which was made by the Britishers after they were having the कंट्रोल ओवर इंडिया. इस तरह से उन्होंने पूरे इंडिया पर कंट्रोल कर लिया. फिर द कंपनी आर्मी, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी को इस्टेब्लिश किया भारत में. तो फ्रॉम द 1820s द कैवलरी रिक्वायरमेंट, कैवलरी मतलब आर्मी रिक्वायरमेंट वॉज द कंपनीज डिक्लाइन, धीरे धीरे घट रहा था. तो बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, क्योंकि उन्होंने तभी फाइटिंग की थी इजिप्ट में, बर्मा में, अफगानिस्तान में. तो सोल्जर्स वर आर्म्ड विद मस्केट्स एंड मैच लॉक्स. तो उनके पास कुछ ऐसे हथियार थे विच वॉज नॉट हैविंग एनी अदर आर्मी. एंड इन द अर्ली 19th century ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. अर्ली 19th century में धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने पूरी आर्मी को
को एक यूनिफॉर्म कल्चर में कन्वर्टेड कर दिया. इट मीन्स एवरीथिंग द ब्रिटिश आर्मी वॉज हैविंग. द सोल्जर्स वर गिवन द यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर सब्जेक्टेड टू ड्रिल एंड डिसिप्लिन. यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग उनको दी गई सो दैट द सोल्जर्स वॉज वेरी सब्जेक्टेड एंड डिसिप्लिन. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे वो सोल्जर्स, दोज हु बिलोंग टू द आर्मी. तो what was the conclusion from all that? किस conclusion पर हम पहुँचते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी was transformed from a trading company to a territorial colonial power. कि ईस्ट इंडिया कंपनी which belonged to the Britishers, it transformed from a trading company to a territorial colonial power. ट्रेडिंग कंपनी से किस में कन्वर्टेड हो चुकी थी वो colonial power में. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent. It means 100 में से 63% उसने 1857 तक कंट्रोल कर लिया था ओवर द इंडिया एंड 78% पीपल उसके अंडर कंट्रोल में थे, पॉपुलेशन उसके अंडर कंट्रोल में थे. और धीरे धीरे व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिशर्स मूविंग फॉरवर्ड तो 100% दे हैव टू कंट्रोल ओवर इंडिया. पूरा 100% उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था. तो इस तरह से ट्रेड टू टेरिटरी द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल्ड आफ्टर दैट. तो दैट योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. So here is the one question I will ask you, that true or false, the Mughal Empire became stronger in the 18th century. That you tell me false or true after watching video. Then second question, Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. That true or false? So these true, false and one question answer you will give me after watching the video, and I will give you this work you have to complete in your history copy. That's all for today. Thank you.